जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 15 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा जीएम काउंटर के बारे में चल रहा था। पीछे वाला लेक्चर भी अपना जीएम काउंटर के बारे में था। उस लेक्चर के अंदर हमने जीएम काउंटर की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, क्वांचिंग प्रोसेस क्या होती है, समन प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और क्वांचिंग गैस क्या होती है और क्यों जीएम काउंटर के अंदर गैस का मिश्रण किया जाता है, उसके बारे में भी हमने क्या है भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अब उसके बाद में डिस्कस करने के बाद जीएम काउंटर के अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में डिस्कस करते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में क्या है भी आज हम डिस्कस करते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र जो प्लॉट किया जाता है भी, एक तो क्या है भी गणना दर, एक तो क्या है भी आयनीकरण कणों की गणना दर तथा प्रयुक्त वोल्टता के मध्य खींचा जाता है भी। यहां लिख सकते हैं भी हम जीएम ट्यूब वोल्टता के मध्य क्या है भी जो वक्र प्लॉट किया जाता है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर एक कंडीशन तो ये बताता है, जो अपना जो वक्र अभिलाक्षणिक वक्र प्लॉट करते हैं जीएम काउंटर के मध्य, एक तो क्या है भी आयनीकरण जो कण इंटर कर रहे हैं उनकी गणना दर पे, तथा जीएम ट्यूब वोल्टता भी, जिस भी पूरे सेटअप बॉक्स को जो वोल्टता दी जाती है उसके ऊपर इनकी गणना दर किस प्रकार से डिपेंड करती है, उसके बारे में इस ग्राफ के अंदर हम जानेंगे। तो देखिएगा भी एक तो होती है आपकी वीटी देहली ऊर्जा, क्या होती है भी आपकी देहली ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या होती है भी, ये उस न्यूनतम ऊर्जा को बोलते हैं जिस ऊर्जा के ऊपर क्या है भी, देहली ऊर्जा क्या है भी उस न्यूनतम ऊर्जा को बोलते हैं जिस ऊर्जा के ऊपर क्या है भी जो हमारा जीएम काउंटर क्या करना स्टार्ट करता है भी, वर्क करना स्टार्ट करता है या कार्य करना स्टार्ट करता है। उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं भी, देहली ऊर्जा बोलते हैं। और ये देहली ऊर्जा होती है भी आपकी 800 से लेके 1000 वोल्ट भी। इससे कम ऊर्जा के अंदर या इससे कम ऊर्जा पर क्या है भी हमारा जीएम काउंटर क्या है भी वर्क करता ही नहीं है। तो न्यूनतम ऊर्जा जिस पर क्या है भी काउंटर वर्क करना स्टार्ट करे या जिस ऊर्जा पर, उस ऊर्जा को बोलते हैं भी देहली ऊर्जा, ठीक है। अब ये बताते हैं जो इसका भी स्टार्ट, ये मान लो क्या भी आपकी वीटी स्टार्टिंग के अंदर क्या भी गणना दर क्या होती है भी, इंक्रीज होती है। एन से डिनोट कर दो। यहां पे मान लो गणना दर क्या, आयनीकरण कणों की गणना दर क्या मान लो क्या भी N1 है। फिर उसके बाद में देहली ऊर्जा के बाद थोड़ी ऊर्जा और इंक्रीज करते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे क्या है भी V1 से लेके V2 वोल्टता के बीच इसकी जो गणना दर है वो क्या रहती है भी, कांस्टेंट रहती है। और बाद में एकदम क्या हो जाती है भी, इंक्रीज हो जाती है, अविरत विसर्जन। कहने का मतलब इस ग्राफ के अंदर क्या बताता है भी, वीटी क्या है भी वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा के ऊपर क्या भी जीएम काउंटर वर्क करना प्रारंभ करता है, उससे कम ऊर्जा पर क्या है भी आपका जीएम काउंटर क्या है भी वर्क नहीं करता। ठीक है, तो वीटी ऊर्जा क्या है,
स्टार्टिंग के अंदर क्या होती है भी एकदम इंक्रीज होती है, ठीक है। और इंक्रीज होने के बाद कुछ कंडीशन के बाद क्या है भी V1 से लेके V2 वोल्ट तक के बीच हम उसको इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो वो एकदम क्या हो जाती है भी कांस्टेंट सी हो जाती है, या नॉर्मल क्या है भी उसकी गणना दर के अंदर क्या है भी वोल्टेज को इंक्रीज करने पे नॉर्मल चेंज होता है, और V2 से ज्यादा करने पर उसका क्या होता है भी एकदम गणना दर क्या हो जाती है भी इंक्रीज हो जाती है। अब ये बताता है भी जहां पे वोल्टता को इंक्रीज करने पर V1 से लेके V2 वोल्टता तक इंक्रीज करने पर जो हमारी जितने क्षेत्र के लिए जो हमारी गणना दर लगभग कांस्टेंट या लगभग बराबर रहती है उसको प्लेटो क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं भी उसको? प्लेटो क्षेत्र बोलते हैं, या इसे बोलते हैं भी गाइगर क्षेत्र। एक तो बोलते हैं या तो प्लेटो क्षेत्र बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं भी आप गाइगर क्षेत्र बोलते हैं। और जो इसके गाइगर क्षेत्र का जो भी वोल्टेज होती है वो लगभग क्या है भी यहाँ से 200 से लेके 300 वोल्ट तक का क्या होता है भी एरिया होता है। 200 से लेके क्या है भी 300 वोल्ट तक का क्या होता है भी एरिया होता है। भी कहने का मतलब ये बता दिया भी यहाँ से क्या है भी 1200 है तो ये क्या हो जाएगी भी 1400 तो हो जाएगी भी 200, 250, 300 वोल्ट का क्या होता है भी इसके अंदर इसका एरिया होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये बताता है भी जो प्लेटो क्षेत्र का जो ढाल है या प्लेटो क्षेत्र का जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो हम यहाँ पे क्या है भी बताते हैं आपको। भी प्लेटो क्षेत्र की जो ढाल है, प्लेटो क्षेत्र की जो ढाल है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी भी? N2 माइनस N1 N एवरेज, सो V2 माइनस V1 इंटू 100 इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5% प्रति 100 वोल्ट। कहने का मतलब 100 वोल्ट के अंदर उसकी गणना दर के अंदर के सिर्फ 5% का ही क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए। और जहां तक 100 वोल्ट के अंदर उसकी गणना दर के अंदर सिर्फ 5% का चेंज आता है वहां उतने क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी? प्लेटो क्षेत्र या गाइगर क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर है आपका यहां तक? अब डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया अभी आपका अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में। अब क्या बताता है गणितज्ञ की दक्षता क्या होगी, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। गणितज्ञ की दक्षता, गणितज्ञ की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ए काउंटर। गणितज्ञ की दक्षता क्या होगी भाई, इसके बारे में भी आज आपसे क्या है भी डिस्कस करते हैं। अब जो गणितज्ञ की दक्षता के बारे में या कैपेबिलिटी के बारे में क्या बताता है भी? कोई अपना क्या है भी काउंटर है, ठीक है। जब उसके अंदर एक आयनीकरण एक कोई आयन क्या है भी प्रवेश करता है, या भी कोई आयन क्या भी उसके अंदर प्रवेश करता है, तो वो क्या है भी वहां पे गैस के अणुओं को पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में क्या कर देता है भी? तोड़ देता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये बताता है भी जब वो आयन प्रवेश करता है तो वो क्रिया होती है, या जो उसका जो पक्षाघात जो पैरालाइज टाइम है वो उस टाइम के अंदर, या जो उसकी क्वांचिंग प्रोसेस होती है, यदि उस टाइम के अंदर कोई अन्य आयनकार उसके अंदर प्रवेश करता है तो जेम काउंटर उसको क्या भी किसी भी प्रकार का क्या है भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे।
बी गणितज्ञ की दक्षता किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी, यदि कोई आयन क्या है भी उस काउंटर के अंदर क्या है भी इंटर करता है और उसकी जो प्रोसेस होती है और वापिस क्या भी गणितज्ञ पूर्वावस्था में आने के लिए जितना टाइम लेता है उस टाइम को क्या बोलते हैं भी पैरालाइज टाइम या पक्षाघात समय बोलते हैं। और उस टाइम के अंदर यदि कोई अन्य पार्टिकल उसके अंदर अन्य कोई पार्टिकल इंटर करता है तो उसको है ना भी जीएम काउंटर किसी भी प्रकार का क्या है भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, ठीक है। और तो उस कंडीशन के अंदर गणितज्ञ की दक्षता कैसे फाइंड करेंगे उसको बताते हैं भी। यदि मान लीजिए किसी गणितज्ञ के अंदर n आयन प्रति सेकंड प्रवेश करते हैं, यदि किसी गणितज्ञ के अंदर क्या है भी n आयन क्या है भी प्रति सेकंड प्रवेश करते हैं और उनमें से स्मॉल n आयन प्रति सेकंड के भी जीएम काउंटर द्वारा क्या है भी वर्क करवाए जाते हैं। जीएम एन में से स्मॉल एन आयनों को क्या है भी जीएम काउंटर क्या है भी रिस्पॉन्स देता है, बाकी को क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी, नीटा से डिनोट करते हैं n/n, ये इसकी क्या हो जाएगी भी दक्षता हो जाएगी। वैसे गणितज्ञ की दक्षता डेरिवेशन के थ्रू फाइंड करें तो वो किस प्रकार से होगी भी आपकी, मान लीजिए 1000 आयन प्रति सेकंड क्या है भी प्रवेश करते हैं और उनमें से क्या है भी 900 या भी 100 मान लो या 900 मान लो, 900 आयनों को जीएम काउंटर प्रति सेकंड जीएम काउंटर क्या है भी रिस्पॉन्स देता है। तो गणितज्ञ की दक्षता क्या हो जाएगी, 1000 आयन प्रवेश करते हैं, 900 आयनों को रिस्पॉन्स देता है, परसेंटेज में निकाल लो, 100 मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये क्या आ जाएगा भी गणितज्ञ की दक्षता क्या हो जाएगी भी 90% हो जाएगी। यदि गणितज्ञ क्या भी 1000 आयन प्रवेश करते हैं और हजारों को ही रिस्पॉन्स दे देता है तो वहां पे गणितज्ञ की दक्षता क्या हो जाएगी भी 100% हो जाएगी। इस प्रकार से काउंटर की जो पावर होगी वो इस यहाँ से क्या है भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया भी गणितज्ञ की दक्षता। अब निकालते हैं भी गणन करने की दक्षता किसके ऊपर डिपेंड करेगी, गणन दक्षता। गणन दक्षता क्या होती है भी, वो तो होगी गणितज्ञ की दक्षता होगी भी। अब क्या है भी कोई आयन प्रवेश करता है गणितज्ञ के अंदर, गणितज्ञ के अंदर क्या भी कोई आयन प्रवेश करता है तो वो आयन के कम से कम एक आयन युग्म को क्या है भी उत्पादन जरूर करता है। तो उस टाइम के अंदर या उस कंडीशन के अंदर गणन करने की दक्षता क्या हो जाएगी भी, वो यहां से इस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। तो वो क्या हो जाएगी भी आपकी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं भी, जब किसी गणितज्ञ में आयनकारी कण द्वारा कम से कम एक आयन उत्पादित हो जब किसी गणितज्ञ में आयनकारी कण द्वारा कम से कम एक आयन उत्पादित हो तो उस स्थिति में गणितज्ञ द्वारा गणन करने की क्षमता गणन दक्षता कहलाती है। जब किसी गणितज्ञ में आयनकारी कण द्वारा
कम से कम क्या है भी एक आयन उत्पादित हो, तो उस स्थिति में गणितज्ञ द्वारा गणन करने की क्षमता क्या कहलाएगी भी आपकी गणन दक्षता कहलाएगी। और ये जो गणन दक्षता होगी वो क्या 1 माइनस ई की पावर माइनस एस एल पी होगी। ठीक है, और यहां पे एस क्या है, आयनन कोष्ठ के गैस की एक वायुमंडलीय दाब पर विशिष्ट आयनन दाब पर विशिष्ट आयनन P गैस का दाब और L आयन द्वारा आयनन कोष्ठ में आयन द्वारा आयनन कोष्ठ में तय की गई दूरी ठीक है, ये हो जाएगी भी आपकी गणन दक्षता का फॉर्मूला हो जाएगा। अब पक्षाघात समय क्या होता है, अभी पैरालाइज टाइम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बारे में भी क्या है भी पूछ लेता है। पक्षाघात समय तथा वास्तविक गणन संख्या तथा वास्तविक गणन संख्या वो क्या होगी भी आपके माना कि पक्षाघात समय मान लो क्या है भी टोए से डिनोट कर लो, टोए या मान लो या टीपी मान लो। टीपी क्या होता है भी आपका टीआर प्लस टीडी। भी पैरालाइज टाइम आपका रिकवरी टाइम प्लस डेड टाइम का क्या होता है भी योग होता है। तो ये मान लो भी पक्षाघात समय वो टाइम होता है या पैरालाइज टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर क्या है भी गणितज्ञ अक्रियाशील रहता है। अक्रियाशील रहने का मतलब यदि इस पैरालाइज टाइम के अंदर कोई पार्टिकल इंटर करता है तो उस कंडीशन के अंदर जीएम काउंटर क्या है भी उसको किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देता है, उस टाइम को बोलते हैं भी अपने पैरालाइज टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो टोई यहाँ पे क्या है भी पैरालाइज टाइम है और इस टाइम के अंदर क्या है भी आपका गणितज्ञ अक्रियाशील रहता है। मानना क्या है भी प्रति मिनट क्या है भी n आयन प्रवेश करते हैं। ठीक है, जीएम काउंटर के अंदर भी प्रति मिनट n आयन क्या है भी जीएम काउंटर के अंदर प्रवेश करते हैं और उनमें से स्मॉल n प्रति मिनट स्मॉल n आयनों को जीएम काउंटर क्या है भी रिस्पॉन्स देता है। भी जीएम काउंटर के अंदर कैपिटल आयन क्या है भी प्रति मिनट के अंदर क्या है भी प्रवेश करते हैं और उसके अंदर स्मॉल n प्रति मिनट स्मॉल n आयनों को क्या है भी जीएम काउंटर क्या करता है भी रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो अब ये बताता है भी कितने टाइम के अंदर गणितज्ञ अक्रियाशील रहेगा। बिटोए क्या है भी वो टाइम है जिस टाइम के अंदर गणितज्ञ क्या है भी अक्रियाशील रहता है। पर मिनट के अंदर जीएम काउंटर के अंदर n आयन प्रवेश करते हैं तो स्मॉल n आयनों को क्या है भी रिस्पॉन्स देता है। तो n टोए टाइम के लिए गणितज्ञ क्या रहेगा भी अक्रियाशील रहेगा, ये ही होगा।
घनित्र क्या रहेगा भी, अक्रियाशील रहेगा। तो अब इसके अंदर क्या बताता है भी आपको, तो जीएम काउंटर द्वारा जीएम काउंटर में प्रवेश करने वाले अणुओं को रिस्पॉन्स न देने वाले की संख्या, न देने वालों की संख्या, जीएम काउंटर में क्या प्रवेश करने वाले अणुओं में से रिस्पॉन्स न देने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी भी, n जीएम काउंटर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनमें से n को रिस्पॉन्स दिया गया तो बाकी क्या हो गए भी, नए रिस्पॉन्स देने वालों की संख्याएं आ गई आपके सामने। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, n टोए के बराबर होगी। n से डिवाइड कर दो 1/n n, और ये n टोए n/n, या तो इधर ले लो आप n/n और 1 - n टोए, और ये क्या हो जाएगा भी आपका एफिशिएंसी, दक्षता के बराबर हो जाएगा। तो घनित्र की दक्षता किसके ऊपर डिपेंड करती है, पैरालाइज टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, और क्या है बी, जो आपका रिस्पॉन्स देने वाले अणुओं की संख्या पर या आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है भी, जितने कितने को जीएम काउंटर क्या है भी रिस्पॉन्स देता है। तो एफिशिएंसी को आप क्या है भी इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हो भी, डिराइव कर सकते हो। अब उसके बाद में ये हो गया भी, इसकी पक्षाघात समय हो गया, वास्तविक गणन संख्या हो गया। अब थोड़ा सा और है भी, इसके बारे में कुछ विशेषताएं भी हैं, उसके बारे में भी और क्या है भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है भी आपकी फर्स्ट भी, एक तो क्या होता है भी स्पंद वोल्टता की ऊंचाई क्या होती है भी, नियत होती है, जो प्राथमिक आयनन के ऊपर निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब है, जो आपने ये जो ग्राफ प्लॉट किया था, वहां पे 6 रीजन बनाए थे, उस रीजन के अंदर जीएम काउंटर का रीजन के अंदर वोल्टता क्या रहती थी भी, फिक्स सी रहती थी। तो इसके अंदर स्पंद वोल्टता की ऊंचाई क्या रहती है भी, फिक्स रहती है, जो प्राथमिक आयनन के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करती। दूसरा ये बताता है भी, यदि इसके अंदर एक आयन युग्म भी उत्पादित हो जाए, ओनली एक आयन युग्म उत्पादित हो, 20 जीएम काउंटर के अंदर ओनली केवल एक आयन युग्म उत्पादित हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी जीएम काउंटर के अंदर क्या है भी, धारा प्राप्त हो सकती है। धारा क्या हो सकती है भी, प्राप्त हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये बताता है भी, इसकी एक कमी होती है भी, इसके अंदर पक्षाघात समय का मान क्या होता है भी, ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या है भी, काउंटर क्या है भी, अक्रियाशील रहता है। क्या होता है भी, आपका पैरालाइज टाइम का मान क्या होता है भी, ज्यादा होता है। एक ये इसकी कमी है भी, इसके अंदर कुछ एक पार्टिकल इंटर करेगा, आयन इंटर करेगा, तो उसके बाद क्या है भी, कुछ टाइम के अंदर जीएम काउंटर क्या है भी, बाहर से आने वाले आयनों को रिस्पॉन्स नहीं देता है, या जो अंदर इंटर करते हैं तो उनके क्या है, किसी भी प्रकार की जो आयनीकरण की प्रक्रिया में क्या है भी, वो भाग नहीं लेते हैं। तो इसकी एक कमी तो क्या है भी, एक ये है। चौथा ये बताता है भी, जो स्पंद वोल्टता की ऊर्जा होती है, वो क्या है भी, प्रारंभिक ऊर्जा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये आपने एक अल्फा की मानी थी, एक बीटा की मानी थी, और बाद में क्या है भी, ये मान लो भी रीजन के अंदर भी किसी भी प्रकार से मान लो इस जीएम रीजन के अंदर दोनों की क्या है भी,
ऊर्जा क्या थी भी यहाँ पे बराबर थी। तो ये बताता है भी ये प्रारंभिक ऊर्जा के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करती है भी। जीएम काउंटर का जो आपको स्टार्टिंग के अंदर ग्राफ प्लॉट करवाया था, उस ग्राफ के अंदर क्या है आप इसको जो जीएम काउंटर का जो देखो ना, तो उसके अंदर जो पहले स्टार्टिंग के लेकर तो अल्फा और बीटा पार्टिकल की क्या भी ऊर्जा अलग अलग होती है भी। अल्फा पार्टिकल की ऊर्जा ज्यादा होती है और बीटा पार्टिकल की ऊर्जा क्या होती है भी कम होती है। बट इस जीएम रीजन के अंदर जाने पर दोनों की ऊर्जाएं क्या हो जाती है भी बराबर हो जाती है। तो एक तो क्या है भी ये प्राथमिक ऊर्जा के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करता। और इसकी विशेषता यह है भी इसकी सहायता से अल्फा, बीटा, गामा या कॉस्मिक रेज इन पार्टिकलों को क्या है भी डिटेक्ट किया जा सकता है भी। सारे पार्टिकलों को क्या है भी इसकी सहायता से डिटेक्ट किया जाता है। ये था भी आपका जीएम काउंटर। ठीक है, जीएम काउंटर के अंदर क्या है भी एग्जाम के अंदर क्या काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसका क्या है भी अच्छे से रिवाइज कर लो। आगे डिस्कस करते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।